समग्र हिंदी के इस चैनल में पुनः आपका स्वागत है। मुझसे कुछ विद्यार्थियों ने पूछा कि आप कहां पर प्राचार्य थे, कृपया अपने विषय में भी थोड़ा सा बताएं जिससे हमारी निष्ठा आपके प्रति और बढ़ सके। तो प्रिय छात्र छात्राओं, मैं 1 अगस्त 1974 को प्रवक्ता पद पर श्री कृष्ण गीता राष्ट्रीय महाविद्यालय लालगंज आजमगढ़ में नियुक्त हुआ। तदुपरांत 1989 में महाविद्यालय दूबे छपरा में प्राचार्य पद पर चयनित हुआ। यह दूबे छपरा महाविद्यालय बलिया से 30 किलोमीटर छपरा वाली सड़क पर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। रिंग बांध से इसको बाढ़ से बचाने के लिए घेरा गया, जिसमें 2 गांव और हैं, उदई छपरा और गोपालपुर। इस महाविद्यालय में मैंने दीक्षांत समारोह तत्कालीन गवर्नर डॉक्टर विष्णुकांत शास्त्री जी के कर कमलों द्वारा कराया। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य था वह यह था कि भूगोल विषय में स्नातकोत्तर की मान्यता दिलाई तथा महाविद्यालय के संस्थापक पंडित अमरनाथ मिश्र जी के नाम से महाविद्यालय का नामकरण करा दिया। इस प्रकार आज इस महाविद्यालय का नाम अमरनाथ मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय दूबे छपरा बलिया उत्तर प्रदेश कहा जाता है। यह उत्तर प्रदेश का अंतिम लैंप पोस्ट माना जाता है। यहीं के छात्र छात्राओं, अभिभावकों तथा ग्रामीण जनों एवं जनप्रतिनिधियों के अविस्मरणीय स्नेह और सम्मान के साथ 30 जून 2015 को सेवानिवृत्त हुआ। इस समय मेरा निवास इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में है। अब आज के विषय, जैसा मैंने पहले बताया था, हिंदी साहित्य के आदिकाल के विषय में आप प्रारंभिक सूचना के साथ आपको बताएंगे। हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसका समय विद्वानों ने संवत 1000 से संवत 1400 विक्रमी माना है। इस काल में विविध विषय वस्तु के साहित्य उपलब्ध होते हैं। इस काल में विपुल साहित्य मिलता है जिसमें भाव और अनेक रचनाएं अनेक तरह की हैं, विविध भावों की हैं, जिनको देखकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में ये देखते रहे। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है, कहा है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संक्षिप्त प्रतिबिंब होता है। इसका अर्थ है कि जनता जो सोचती है उसका चित्त जैसा होता है, वैसा ही साहित्य की अभिव्यक्ति होती है। अब आगे वो लिखते हैं, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। इसका अर्थ है कि जैसे जैसे चित्त परिवर्तित होता है तो भाव परिवर्तित होता है। भाव जब परिवर्तित होता है तो अभिव्यक्ति भी अलग अलग होती है, अर्थात अलग अलग प्रकार की रचनाएं तब मिलने लगती हैं। फिर आगे कहते हैं, आदि से अंत तक
इन्हीं चित्त वृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। आप समझ गए होंगे, और ये उदाहरण के रूप में मैंने दिया है आपको, इसे अवश्य नोट करके याद कर लेंगे। मैंने पहले भी बताया है, फिर बता रहा हूं कि उदाहरणों की संख्या जितनी अच्छी होगी, जितनी ज्यादा होगी, आपके अंक उतने ही अच्छे आपको मिलेंगे। अब आगे देखिए, शुक्ल जी ने के उक्त कथन को दृष्टि में रखते हुए आदिकालीन साहित्य को यदि हम परखें अर्थात देखें, उसे लक्षित करें, तब हमें जनता की चित्तवृत्ति की परिवर्तन, जनता का जो भाषागत परिवर्तन हो रहा था, उसके जो हृदय में परिवर्तित भाव आते जा रहे थे, उसका समय संवत 700 से ही दिखाई देने लगता है, जो संवत 1000 तक आते आते चारों ओर साहित्य जगत में फैल गया। अर्थात संवत 1000 तक आते आते अन्य भाषागत या भावगत या छंदगत सारी प्रवृत्तियां दूर हो गई। जनता की प्रवृत्ति जैसे परिवर्तित हुई, जनता से तात्पर्य यहां साहित्यकारों की है, सृजन करने वालों की है, वैसे ही साहित्य भी उसी प्रकार का विपुल मात्रा में मिलने लगा। यही कारण है कि आदिकालीन साहित्य का उद्भव कब से हुआ है, इस पर विद्वान विभिन्न मत हैं। कारण 7वीं शताब्दी से ही हिंदी के लक्षण अपभ्रंश के साहित्य के अंतर्गत मिलने लगते हैं, जिसको देखकर विद्वान आदिकाल के उद्भव का समय निश्चित अपने अपने अनुसार करते हैं। आगे देखिए, वही मैंने बताया है आपको। सबसे पहले शिव सिंह सेंगर ने 7वीं शताब्दी से माना। जॉर्ज ग्रियर्सन मिश्र बंधु का मतलब क्या है? सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी और कृष्ण बिहारी, तथा राहुल सांकृत्यायन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनका नाम आपने सुना होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिन्होंने उसने कहा था कहानी लिखी थी, बहुत चर्चित कहानी है। फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 8वीं शताब्दी से आदिकाल का उदय माना है। अब आगे देखें, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संवत 1000 से हिंदी का उद्भव ये लोग मानते हैं। अद्यतन शोधों से ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अद्यतन शोध जब हुए तो विपुल मात्रा में साहित्य मिले। जब विपुल मात्रा में साहित्य मिले तो उनका समय देखा गया कि कब की घटना का वर्णन है या साहित्य में कौन सा समय कहीं दिया है, तो उसमें उपलब्ध हुआ साहित्य के अंतर्गत समय, जिसके आधार पर उन्होंने संवत 1000 से प्रारंभ करके संवत 1400 माना। इस प्रकार अद्यतन शोधों से हिंदी का उद्भव संवत 1000 से संवत 1400 विक्रमी माना गया है। अब यहां पर नामकरण में भी बड़ा ही विभेद रहा। अब इधर आगे देखें, नामकरण में भी मतभेद रहा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सबसे पहले इसको चारण काल कहा, मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा, रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा। मैंने आपको पहले बताया था कि 12 रचनाएं उनको मिली थी, जिसके आधार पर उन्होंने इसका नाम वीर गाथा काल रखा, क्योंकि वीर रसात्मक काव्य उन 12 ग्रंथों में 12 जो पुस्तकें मिली थी उसमें ज्यादा था। इन पुस्तकों का नाम मैं आपको पहले बता चुका हूं, कृपया मेरे पहले वीडियो को देखें। फिर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने बाल्यावस्था, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत युग, राम कुमार वर्मा ने चारण काल, गणपत चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल, राम खिलावन पांडे ने संक्रमण काल,
यह सब नाम दिया। परंतु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने समग्र साहित्य को देखा, उसका विवेचन किया, रस की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से और छंदों की दृष्टि से। तो उसको ये मैंने आपको बताया है, अद्यतन शोधों से प्राप्त साहित्य की भाषा, रस, छंद, भाव वैविध्य के कारण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नामकरण किया आदिकाल। अधिकांश विद्वान यही नाम मानते हैं, आदिकाल का नाम ही अधिकांश विद्वान के लगभग इस समय के सभी विद्वान मानते हैं। किसी एक रस, किसी एक प्रवृत्ति की प्रमुखता यहां पर नहीं दिखाई देती है। अब आगे जो विपुल साहित्य मिलता है उसका वर्गीकरण किया गया है, कैसे आप इसका अध्ययन करेंगे जिससे आसानी से अध्ययन हो सके, इसलिए वर्गीकरण किया गया। धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य में 3 प्रकार के साहित्य मुख्य मिलते हैं। सिद्ध साहित्य, सिद्ध संत हुआ करते थे जो वज्रयान शाखा से आगे विकसित हुए थे, सिद्ध साहित्य। फिर नाथ साहित्य, उसके आगे विकसित बौद्धों की ये शाखा है नाथ साहित्य। और फिर उसके उपरांत जैन साहित्य, जैनियों का साहित्य जो है उसे जैन साहित्य कहा गया। यह तो एक प्रकार का धार्मिक साहित्य था। दूसरा साहित्य था लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य मतलब धर्म से हटकर, धार्मिक उपदेशों से हटकर रचा हुआ साहित्य। उसमें रासो साहित्य विपुल मात्रा में मिलता है। रासो साहित्य में डिंगल पिंगल भाषा के माध्यम से, आगे मैं इसको बताऊंगा और विस्तार से, लेकिन आप ये जान लें संक्षेप में कि रासो साहित्य में श्रृंगार भी मिलता है और वीर रस भी मिलता है, श्रृंगार का वियोग रस भी मिलता है। तो इसलिए इसको रासो शैली में लिखा गया, इसलिए इसको रासो साहित्य कहते हैं। रासो साहित्य अमीर खुसरो का साहित्य, हिंदी का प्रथम शुद्ध प्रयोग अमीर खुसरो में मिलता है। इनका साहित्य अमीर खुसरो का साहित्य। और तीसरा साहित्य जो महत्वपूर्ण है वह है विद्यापति का साहित्य। विद्यापति के साहित्य, ये सभी हम आपको अलग अलग भाग करके छोटे छोटे में आपको हम बताएंगे, अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। छोटे छोटे रूपों में मैं इसलिए कह रहा हूं कि इतना ज्यादा ना हो जाए कि आप सोचेंगे तो आज गुरुजी ने बहुत पढ़ा दिया, अब ये ठीक नहीं है। इसलिए छोटे छोटे में पढ़ाते हुए आप पढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे, गहन अध्ययन आपका होता जाएगा। तो एक हिंदी साहित्य का पूरा क्रमबद्ध इतिहास आपके मनोमस्तिष्क में याद हो जाएगा। आज हम लोगों ने हिंदी साहित्य के आदिकाल के प्रारंभिक स्वरूप का अध्ययन किया है। इसके बाद इसकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में अलग अलग आगे अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व के जो हमारे वीडियो हैं उसमें सबसे पहले हिंदी भाषा का उद्भव कब हुआ, कैसे हुआ, किस आर्य भाषा से हुआ। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, पुनः नामकरण और काल विभाजन, इसकी आवश्यकता क्या है और किन किन विद्वानों ने इसको किया है, कैसे कैसे किया है, विभिन्न कालों का वर्गीकरण और समय निर्धारण कैसे किया गया है, मैंने आपको सारा पीछे के वीडियो में बता दिया है। यदि कोई बात आपकी समझ में नहीं आती है तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करें और उसका निवारण मैं यथाशीघ्र करूंगा। यदि अभी तक किसी विद्यार्थी ने, किसी छात्र छात्रा ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।